हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने प्यारे देविका स्टडीज यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक वांट हाफ गुणांक लेकर आए हैं। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हर साल बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन किसी न किसी सेट में जरूर आता ही है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि वांट हाफ गुणांक क्या है, इसका अनुसंख्यीय गुणधर्म से क्या संबंध है। तो आइए इसकी पहले परिभाषा को समझते हैं। तो इसकी परिभाषा है कि विलयन के किसी अनुसंख्यीय गुणधर्म के प्रायोगिक मान और सामान्य मान के अनुपात को वांट हाफ गुणांक कहते हैं। इसे आई से दर्शाते हैं। तो इसमें शुरू में क्या लिखा है, विलयन। तो बच्चों विलयन क्या होता है, सॉल्यूशन होता है ना। तो इसमें क्या मिलाया जाता है, तो इसमें हमारा विलय पदार्थ मिलाया जाता है। किसमें मिलाया जाता है, किसी विलायक में मिलाया जाता है, जब जाके हमारा क्या बनता है, तो हमारा बनता है विलयन। तो किसी विलयन के किसी अनुसंख्यीय गुणधर्म, अब ये अनुसंख्यीय गुणधर्म क्या होते हैं, तो ऐसे गुणधर्म जो कि अणुओं की संख्या पर निर्भर होते हैं। ठीक है, कि मतलब ये सिर्फ अणुओं की संख्या पर ही निर्भर रहते हैं। तो इसके प्रायोगिक मान और सामान्य मान का जो अनुपात होगा उसे ही वांट हाफ गुणांक कहते हैं। अब इसका बच्चों सूत्र क्या होगा, आई बराबर यानी वांट हाफ गुणांक बराबर अनुसंख्यीय गुणधर्म। अनुसंख्यीय गुणधर्म का कौन सा मान, प्रायोगिक मान। अनुसंख्यीय गुणधर्म का प्रायोगिक मान होगा ऊपर, और इसमें नीचे होगा अनुसंख्यीय गुणधर्म का, अनुसंख्यीय गुणधर्म का सामान्य मान। ठीक है, तो ये हमारा इसका सूत्र। तो देखो कितना आसान है कि ऊपर तो होगा अनुसंख्यीय गुणधर्म का प्रायोगिक मान और नीचे होगा अनुसंख्यीय गुणधर्म का सामान्य मान। ठीक है, अब ये इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ भी समझ लीजिए। अब जैसे हमारे पास कोई KCl है, ठीक है, जैसे हमारे पास कोई क्या है, KCl है। अब उसे हमने क्या करा, पानी में घोल दिया या फिर जल में घोल दिया। मतलब हमारे पास क्या था, KCl था, है ना। ये क्या है, एक ये हमारा विलय पदार्थ है। तो जैसे ही हमने इसे किसमें घोला, विलायक। विलायक यानी क्या है, यहाँ पानी है। तो जैसे ही हमने इसे पानी में घोल दिया तो ये KCl की संख्या भी कितनी है, 1 है। तो ये पानी में घुलते ही K प्लस में और Cl माइनस में टूट जाता है। तो जो ये KCl है, तो ये क्या है, तो ये है इसका सामान्य मान। क्या है ये इसका, तो ये है इसका हमारा सामान्य मान। और जबकि जो K प्लस और Cl माइनस है, तो ये है इसका कौन सा मान, प्रायोगिक मान। तो इसका सूत्र कैसे बनता है, तो ऊपर रखा जाता है अभिक्रिया के बाद वाला, और जबकि इसमें हमारा नीचे रखा जाता है अभिक्रिया से पहले जो था। अब जैसे आपको यहाँ KCl दिख रहा है, तो इसका ये सामान्य मान कैसे है, आपको जो ये KCl दिख रहा है इसकी कितनी संख्या है, 1 है। तो अनुसंख्यीय गुणधर्म का मतलब अणुओं की क्या है, संख्या है। तो आपको यहाँ KCl की संख्या कितनी दिख रही है, 1। और जबकि जब हमारा KCl को हमने पानी में घोल दिया तो ये हमारा K प्लस और Cl माइनस में टूट गया। तो इसका मतलब एक तो K में टूटा प्लस में, एक हमारा Cl माइनस में टूटा। तो टोटल कितना टूट गया, 2। अब इसके अणुओं की संख्या 1 नहीं रही है, अब इसके अणुओं की संख्या 2 हो गई है, और यहाँ अणुओं की संख्या कितनी है, 1 है। तो हमारा अनुसंख्यक, तो जो हमारा वांट हाफ गुणांक है, तो आई का मान अगर निकालना होता है तो ऊपर कौन सा मान होता है, प्रायोगिक मान। मतलब कि जो अभिक्रिया के बाद में आया, तो अभिक्रिया के बाद में ये कितने में टूटा है, तो इधर अणुओं की कितनी संख्या है, 2। और हमारा फिर नीचे कौन सा आता है, नीचे आता है इसमें हमारा सामान्य मान कितना है, 1। तो इसमें आपका वांट हाफ गुणांक कितना आया, 1 आया। आ गई बात समझ में। अब ये अनुसंख्यीय गुणधर्म से अगर आपसे संबंध पूछता है, एग्जाम में पूछा गया है अनुसंख्यीय गुणधर्म से संबंध, तो बच्चों अनुसंख्यीय गुणधर्म होते हैं हमारे कितने, 4 होते हैं। और ये सारे ही आपने एग्जाम में पहले पढ़ चुके हो। पहला होता है कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, दूसरा होता है हमारा क्वथनांक में उन्नयन,
तीसरा है हमारा हिमांक में अवनमन और चौथा होता है इसमें हमारा परासरण दाब। अब इनमें संबंध कैसे बताओगे आप कि अणुसंख्य गुणधर्म में संबंध है ना। अगर आपसे इसमें क्या पूछे, संबंध पूछे कि जो हमारा बांठाक गुणांक है आई का अणुसंख्य गुणधर्म से मतलब क्या संबंध है, तो आपको इसका सूत्र है पता। हाँ, आपको मैंने पहले वीडियो में जो है वो करा रखा है कि वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन का सूत्र होता है हमारा पी नोट माइनस पी एस और बटे में पी नोट बराबर होता है किसके, काई के। ठीक है, तो ये तो होता है इसका सूत्र। अब दूसरा सूत्र क्या है हमारा, दूसरा किसका सूत्र है, अब दूसरा है हमारा क्वथनांक में उन्नयन। तो इसका सूत्र होता है डेल्टा टी बी बराबर के बी गुना एम, है ना, मोललता। तो ये है हमारा क्वथनांक में उन्नयन का सूत्र। अब तीसरा है हमारा हिमांक में अवनमन, तो इसका होता है डेल्टा टी एफ बराबर के बी गुना एम, मतलब इसमें के बी नहीं के एफ आएगा, के एफ गुना एम, है ना। तो ये हो गया हमारा हिमांक में अवनमन। और चौथा है हमारा परासरण दाब, इसका होता है पाई बराबर सी आर टी। अब ये तो हमने इसके लिख लिए हैं सूत्र, पर इसका हम आई के साथ संबंध कैसे होंगे बताएंगे। तो सीधा आई के साथ इसकी गुना हो जाए, इसकी भी आई के साथ गुना कर दो, मतलब इन चारों की आई के साथ गुना कर दो तो आपका आ जाएगा इनके बीच में संबंध। अब बच्चों आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इन सूत्रों में हमने आई की गुना ही क्यों की। तो अणुसंख्यीय गुणधर्म जो होते हैं तो ये केवल अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। जैसे NaCl है तो इसमें अणुओं की संख्या कितनी है, तो इसमें अणुओं की संख्या है 1। तो जो हमारे अणुसंख्यीय गुणधर्म होते हैं तो केवल इसकी संख्या पर ही निर्भर करते हैं कि इसकी संख्या 1 है तो बस हो गया काम। पर ऐसा नहीं होता कि जब हम NaCl को किसमें, पानी में घोल देते हैं, किसमें घोलोगे, पानी में। तो NaCl को जब आप पानी में घोलोगे तो ये Na प्लस में और Cl माइनस में टूट जाएगा। तो जो टूटने के बाद में इसके अणुओं की संख्या कितनी है, अब इसके अणुओं की संख्या 1 नहीं है, मतलब अणुसंख्यीय गुणधर्म ने तो क्या दिया 1 है, पर अब 1 नहीं रही, अब हो गई है कितनी 2। तो जो टूटने के बाद में जितनी अणुओं की संख्या बनेगी उसकी कैलकुलेशन करने के लिए इनके सूत्रों में हम किससे करते हैं गुना, आई से। क्योंकि अणुओं की संख्या को निकालने के लिए जब मतलब अभिक्रिया से पहले 1 थी, अभिक्रिया के बाद में हो गई 2, तो मतलब अभिक्रिया के बाद में जो हमारी अणुओं की संख्या होगी उसको ही निकालने के लिए हम यहाँ आई से क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। ठीक है, आया इतना समझ में कि इसमें आई से गुना क्यों होती है। अब बच्चों हमारा अगला टॉपिक है कि वांट हाफ गुणांक का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो बच्चों वांट हाफ गुणांक का उपयोग विलयन में विलय पदार्थ के अणुओं के वियोजन या उसके संयोजन की मात्रा निकालने में किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें किसकी, वियोजित होने पर, क्या बात करें, वियोजन, इधर बात कर रहे हैं किसकी, वियोजन की। तो अगर कोई चीज क्या हो रही है, वियोजित हो रही है, मतलब वियोजित होना मतलब टूटना, कोई चीज क्या हो रही है, टूट रही है, तो उधर आई का मान 1 से हमेशा कैसा आएगा, बड़ा आएगा। ठीक है, तो अगर कोई चीज वियोजित होना मतलब टूटना, टूटेगी तो क्या आ जाएगा, आई का मान हमेशा 1 से बड़ा आएगा। और अब दूसरी बात है इसमें क्या यूज हो रहा है, अब दूसरा हो रहा है हमारा संयोजन, मतलब संयोजित होने पर क्या है, दूसरा है इसमें हमारा संयोजित होने पर। तो हमारा संयोजित होने पर आई का मान 1 से हमेशा छोटा आएगा। ठीक है, और ये जो संयोजन है इसका मतलब होता है जोड़ना, संयोजन का मतलब होता है जोड़ना, मतलब कि हमारा इस वियोजन का मतलब होता है टूटना और संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। और इसमें तीसरा आता है कि ना तो संयोजित हो, ना तो वो संयोजित हो और ना ही और ना ही वियोजित हो, ना तो संयोजित हो और ना ही वियोजित हो। तो आपका आई का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब आपके लिए एक अलग से नोट है, क्या नोट है अभी ये बताती हूँ मैं, जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है सीधा सीधा। एक तो होता है हमारा वैद्युत अपघट्य, वैद्युत
अपघट्य, एक होता है हमारा वैद्युत अनपघट्य। वैद्युत अन अपघट्य। तो बच्चों वैद्युत अपघट्य में आता है जैसे NaCl, क्या है NaCl। और वैद्युत अन अपघट्य में क्या आता है हमारा ग्लूकोज, ग्लूकोज हुआ, यूरिया हुआ। अब ये होते क्या क्या हैं, तो जो हमारा वैद्युत अपघट्य होता है, अगर किसी पदार्थ को जलीय विलयन में डालने पर, अगर हम किसी पदार्थ को किस में डाल रहे हैं, जलीय विलयन में डाल रहे हैं, और डालने के बाद में वो प्लस और माइनस में टूट रहा है, जैसे Na प्लस में और हमारा Cl माइनस में टूट रहा है, ठीक है, तो वो कैसा है, तो वो होता है हमारा वैद्युत अपघट्य, ठीक है। और ये वैद्युत अपघट्य क्या होता है, अगर इसे किसी जलीय विलयन में डालते हैं तो ये आयनों में नहीं टूटता है, मतलब अन्न का मतलब कि वो टूटेगा नहीं, ठीक है। मतलब वैद्युत अनपघट्य जो होता है, अगर इसे किसी जलीय विलयन में डालते हैं तो ये हमारा आयनों में टूटता ही नहीं है। जैसे हमारा जो ग्लूकोज है, अगर हम इसे पानी में डाल देते हैं तो ये हमारा आयनों में टूटेगा ही नहीं। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, और जबकि ऐसे कौन सा होता है हमारा यूरिया, यूरिया को होता है NH2CONH2, ठीक है। आ गया इतना समझ में। अब जो ये हमने ये लिखवाया है, अब इसे हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे कि अगर वियोजित होगा तो हमारा आई का मान 1 से बड़ा कैसे आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि वियोजन के लिए, वियोजन के लिए आई का मान हमेशा 1 से ही बड़ा कैसे आता है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, मतलब NaCl का, इसे हमने 100% क्या कर दिया, वियोजित कर दिया। मतलब NaCl लिया, नमक लिया, इसे हमने एक जल में डुबो दिया, तो ये Na प्लस में और Cl माइनस में टूट गया, ठीक है। तो अब यहाँ हमारी अणुओं की संख्या है 1, और इधर हमारी अणुओं की संख्या 1 और 1 कितनी हो गई है, तो टोटल हो गई है 2। तो अब यहाँ आपको आई का मान निकालना है, तो आई का जो सूत्र था तो वो ये था कि कि मतलब टूटने के बाद वाले को ऊपर रखेंगे और टूटने से पहले वाले को नीचे रखेंगे, मतलब अभिक्रिया के बाद वाला ऊपर और अभिक्रिया से पहले वाला नीचे। तो देखो आई का मान कितना आ रहा है आपका, 2 आ रहा है। इधर देखो कि आई का मान कितना आ रहा है, तो आई का मान 2 आ रहा है, तो ये 1 से तो ज्यादा ही आ रहा है ना। अब ऐसे ही अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं किसका, H2SO4 का, H2SO4 का एग्जाम्पल लेंगे, H2SO4 का, तो इसे 100% अगर हम जल में घोल देते हैं तो H2SO4, H तो प्लस में आयन में टूटता है और SO4 हमारा 2 माइनस आयन में टूटता है, ठीक है। तो H कितने हैं, 2, तो आगे लगा दो 2, SO4 तो हमारा एक ही है। तो अब इधर अणुओं की संख्या है 1 और इधर कितनी हो गई, इधर कितने हैं, 2 अणु हैं, और इधर कितना है, 1 है, तो 2 और 1 कितने हो गए, टोटल 3 अणु हो गए। तो आई का मान होगा जो आया है बाद में उसे ऊपर और जो पहले था उसे नीचे। तो देखो आई का मान यहाँ भी कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, मतलब 1 से तो हमारा ज्यादा आ रहा है। अब ऐसे ही अगर हम तीसरा एग्जाम्पल समझे, तो जैसे तीसरा हमने लिया AlCl3, इसे हमने 100% क्या कर दिया, वियोजित कर दिया। तो Al होगा 3 प्लस आयन में टूटेगा, और जबकि हमारा Cl होता है माइनस आयन। अब Al अकेला है और Cl कितने, 3, तो यहाँ Cl हो गए 3, ठीक है। तो इसके अणुओं की संख्या है 1, इसके अणुओं की संख्या है 1, और इसकी कितनी है, 3 है ये, तो 3, तो ये कितने हुए, 3 और 1 कितने हो गए, 4 हो गए। तो आई का मान निकालना है, तो जो हमारा बाद वाला है वो ऊपर और ये हमारा पहले वाला नीचे, तो आई का मान कितना आया, 4 आया, तो ये भी हमारा 1 से ज्यादा है, ठीक है। तो अब तो आपको इसके एग्जाम्पल समझ में आ ही गए होंगे कि आखिर वियोजन मतलब जब टूटेगा तो फिर आई का मान 1 से हमेशा क्या आएगा, बड़ा ही आएगा। अब हम बात करते हैं, अगर बात करें किसके लिए, संयोजन के लिए, तो संयोजन का मतलब क्या होता है, जोड़ना, मतलब जो जुड़ जाता है। तो अब हमने एग्जाम्पल लिया इसमें किसका, एसिटिक अम्ल का, CH3COOH, किसका एग्जाम्पल लिया, मतलब संयोजन के लिए हमने एसिटिक अम्ल का एग्जाम्पल लिया है। तो इसके हमेशा 2 अणु लिए जाते हैं, कितने अणु लिए जाते हैं, इसके हमेशा 2 अणु। अब इसे भी अगर हम 100% जल में घोल देते हैं तो ये कैसे टूट जाता है,
तो हमारे CH3 और C कितने हैं? 2 हैं, तो हमने CH3C यहाँ रख दिया है, एक CH3C हमने इधर रख दिया, ठीक है। ओके, अब डबल O है और H है, एक O इधर आ गया, एक O इधर और बीच में आ गया H, ऐसे ही इधर एक O इधर, H बीच में, एक O इधर, ये हो गया। तो अब आप इधर देखो, इधर तो हमारी अणुओं की संख्या कितनी है? 2, और इधर अणुओं की संख्या कितनी है? 1 है। तो इसमें I का मान क्या होगा? तो इसमें I का मान होगा हमारा, जो बाद वाला है वो ऊपर और जो छोटा है वो मतलब जो पहले है वो आ जाएगा नीचे। तो ये आधा आया, मतलब 1 से भी क्या आया? कम आया। तो हमने उसमें यही तो समझाया था कि वो 1 से हमेशा कम ही आता है जब हम किसी को जोड़ते हैं, मतलब जब कोई जुड़ता है तो उसका मान हमेशा 1 से कम ही आता है। तो इसका मान कितना है? 1/2 आया है आपका I का मान, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही।